अगर किसी इंसान को, देखो ये कहते हैं जब हम जीतते हैं ना अपने समाज में, जब हम जीतते हैं, इज्जत बनाने में पूरी ज़िंदगी लग जाती है, ठीक है, पूरी ज़िंदगी लग जाती है इज्जत कमाने में, और उसको गंवाने के लिए एक सेकंड ही काफ़ी है। यदि आपसे ज़िंदगी में कोई गलत काम हो गया, यदि आपसे ज़िंदगी में कोई गलत काम हो गया, तो पूरी ज़िंदगी आपने जो इज्जत कमाई है वो जीरो हो जाएगी, वो गलत काम उसके ऊपर बैठ जाएगा। सेम वही पिछले वाले प्रोसीजर ले लीजिए कि अगर मैं 2 का स्क्वायर करूंगा तो डायरेक्ट वैल्यू कहाँ जाएगी, 4 पे जाएगी। डायरेक्ट वैल्यू कहाँ जाएगी, 4 पर जाएगी। तो 2 और 3 के लिए कोई नहीं आ रहा, 2 और 3 के लिए कोई एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो वही काम यहाँ करेंगे। सेम चलेगा इसमें, 2 बिलोंग्स टू एन कोडोमेन फॉर विच देयर इज नो x बिलोंग्स टू n, हेंस f इज नॉट ऑन टू। सेम प्रोसीजर, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, थर्ड है, आपको पता होगा, वो केवल इवन पावर्स जो होती है ना वही समस्या आती है, प्लस माइनस वाली, ठीक है जी। क्यूब में तो क्या होगा, आप यदि क्यूब यानी कि ओड पावर्स यदि हैं तो पॉजिटिव नंबर था तो आंसर पॉजिटिव ही मिलेगा, पॉजिटिव नंबर था तो आंसर पॉजिटिव ही मिलेगा, और नेगेटिव अगर नंबर था तो आंसर नेगेटिव ही मिलेगा। तो ओड वाले केसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। सेकंड सम पर आ गए भाई, देखिए सेकंड सम, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी हमें चेक करनी है इनके लिए। इंजेक्टिव का मतलब 1 1 एंड सर्जेक्टिव का मतलब ऑन टू, ये चेक करना हमें। चलिए एन पर आ जाइए, फर्स्ट पार्ट पर आ जाइए। फर्स्ट पार्ट पर देखिए, यहां जो है मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताना चाहूंगा और यहां पर फिर आपको लिखवाना, ठीक है, सब्जेक्टिव। देखिए n टू n जाएगा भाई मेरा फंक्शन, n टू n, एक मैंने ये ले लिया और एक मैंने ये ले लिया, ये भी नेचुरल नंबर्स का सेट है और ये भी नेचुरल नंबर्स का। और नेचुरल नंबर शुरू कहाँ से होते हैं, 1 से, 1 2 3 अप टू कहाँ जाएंगे, इन्फिनिटी तक। सेम यहाँ पर 1 2 3 अप टू कहाँ जाएंगे, इन्फिनिटी तक जाएंगे भाई, जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। अब देखिए 4 5 6 7 8 ऐसे लिख लेते हैं, क्योंकि फंक्शन भी चेक करना। तो फंक्शन में दिया गया है, फंक्शन में दिया गया है f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि जैसे जैसे मैं x की वैल्यू डालूंगा तो मुझे यहां से क्या वैल्यू मिलेगी, उसका स्क्वायर। अब यदि मैं 1 के लिए चेक करूं भाई, 1 के लिए, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 1 अटैच होगा 1 के साथ, 1 की मैपिंग हो जाएगी 1 के साथ, ठीक है। उसके बाद 2 का स्क्वायर क्या होगा भाई, 2 का स्क्वायर होगा 4। फंक्शन यही तो है, ठीक है, स्क्वायर कर देना है। 3 का स्क्वायर क्या होगा भाई, 3 का स्क्वायर होगा 9, 3 का स्क्वायर होगा 9। ऐसे ही चलेगा भाई, ऐसे ही चलेगा, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि नेचुरल नंबर, ये डोमेन वाला जो नेचुरल नंबर है, इसमें जितने भी नंबर आएंगे सभी का स्क्वायर करना आसान है, या फिर आप ये कहें कि जिसका भी हम स्क्वायर करेंगे, यहां पर जितने भी नंबर आएंगे उनका स्क्वायर संभव है, स्क्वायर कर सकते हैं हम किसी भी नंबर का, ठीक है। तो नेचुरल नंबर उसका भी कर सकते हैं, तो स्क्वायर संभव है। तो इस प्रकार यहां से जो हमारा फंक्शन है वो 1 1 बनेगा, यानी कि नेचुरल नंबर की हर एक वैल्यू के लिए स्क्वायर एग्जिस्ट करेगा, करेगा भाई, ठीक है, एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब फंक्शन कैसा होगा, 1 1। समझ में आई बात। उसके बाद फिर कोडोमेन में आ जाओ, ऑन टू के बारे में बात करते हैं भाई। ऑन टू में सारे पे जाने की जरूरत ही नहीं है, आप यहीं पर आ जाओ बस इतने केस में। यहां देखिए 1 का और 4 का पेयर बना, लेकिन 2 और 3 तो फ्री रह गए बेचारे, 2 और 3 तो फ्री रह गए। 2 और 3 के लिए तो इस डोमेन में कोई एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, और यदि कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इसका मतलब फंक्शन ऑन टू नहीं है, क्योंकि हर वैल्यू के लिए एक्स में कोई ना कोई आना चाहिए, ठीक है। तो डायग्राम के थ्रू आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। अब लिखने का तरीका वही चलना है, सेम पूरी एक्सरसाइज में सेम तरीका। क्या करना है भाई, देखो 1 1 के लिए, 1 1 के लिए क्या करना है, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू n, n से है ना भाई, n से, कौन से वाला है ना, डोमेन वाला भाई, लिख लेना अपना डोमेन वाला। इसको जरूर डिफ्रेंशिएट जरूर करना आपने लिख के, ताकि ध्यान रहे आपने n कौन सा लिया। जब सेम हो तब जरूर बताना है, सेम नहीं है तो वैसे ही पता लग जाएगा आपने कौन सी वैल्यू ली है, ठीक है। तो x1 x2 बिलोंग्स टू n है, तो देयर एग्जिस्ट
x1 x2 बिलोंग्स टू अगर n है तो सच दैट कैसे है भाई, कैसे है, इस तरीके से है कि f ऑफ x1 बराबर हो जाए f ऑफ x2 के लिए, f ऑफ x1 बराबर हो जाए f ऑफ x2 के लिए। और ये f ऑफ x1 क्या बनेगा, जब f ऑफ x मेरा x स्क्वायर है तो f ऑफ x1 बनेगा x1 का स्क्वायर और यहां से बनेगा x2 का स्क्वायर। बात समझ में आई, x1 का स्क्वायर और x2 का स्क्वायर। अब यहां समझने वाली बात है भाई, थोड़ा ध्यान देना, ध्यान देना। यदि किसी वैल्यू का स्क्वायर, यदि किसी वैल्यू का स्क्वायर जो आंसर दे रहा है, ठीक है, जो आंसर दे रहा है वो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन आपको उस वैल्यू का क्या पता जिसका आपने स्क्वायर किया है कि वो पॉजिटिव थी या नेगेटिव थी, क्योंकि स्क्वायर होने के बाद तो आंसर पॉजिटिव ही मिलेगा, लेकिन पहले वाली वैल्यू तो डबल हो सकती है ना। इसको आप ऐसे समझे कि x1 का स्क्वायर बराबर हुआ x2 के स्क्वायर के, देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करो, -2 का स्क्वायर और +2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर है भाई, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 4 और इसकी वैल्यू कितनी आएगी 4, ठीक है। क्या आपको पता है कि इस 4 में और इस 4 में कुछ डिफरेंस है, ये किसी का स्क्वायर होने के बाद ही तो है। तो यदि मैं इसका स्क्वायर रूट करूं, यदि मैं इसका स्क्वायर रूट करूं तो मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो प्लस और माइनस दोनों में मिलती है। समझ रहे हो मेरी बात को? यदि हम किसी परफेक्ट स्क्वायर का अंडरूट करते हैं तो वहां से हमें जो आंसर मिलेगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों केसेस में मिलता है भाई, ठीक है, बात क्लियर? तो उस प्रकार तो यहां से जो है भाई x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 होना चाहिए, x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 होना चाहिए। ये बात समझ आ रही है, ये बात समझ आ रही है भाई, ठीक है। लेकिन यहां पर एक कंडीशन है, क्या, x1 और x2 कहां से आए हैं, x1 और x2 कहां से आए हैं, नेचुरल नंबर से आए हैं, और नेचुरल नंबर में नेगेटिव का कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है, नेचुरल नंबर्स में नेगेटिव का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो इसलिए यहां से हम जो है माइनस को हटा देंगे, माइनस का कोई काम नहीं, तो x1 जो है x2 यहां पर आ जाएगा भाई। इसलिए हमारा जो फंक्शन है वो 1 1 होगा क्योंकि n to n है। अगर n की जगह यहां इंटीजर्स होते ना, यदि n की जगह यहां इंटीजर्स होते तो क्वेश्चन नहीं होता, 1 1 नहीं होता, ठीक है। आ गई ये बात समझ में, ठीक है। तो ये x1 इज इक्वल टू x2 होगा। देखो प्लस माइनस आना चाहिए था, इस बात को क्लियर कर लेना। माइनस क्यों नहीं आया, माइनस इसलिए नहीं आया क्योंकि x2 कहां से आ रहा है, नेचुरल नंबर से, और नेचुरल नंबर पॉजिटिव होते हैं, तो x1 इज इक्वल टू x2 यहां पर हो जाएगा। हैंस फंक्शन इज 1 1, इसलिए फंक्शन जो हमारा 1 1 हो गया भाई, ठीक है, क्लियर, ठीक है। सेकंड पार्ट पर आ जाइए। सेकंड पार्ट पर, सेकंड पार्ट में क्या करना जी, ऑन टू चेक करना है, ऑन टू। और ये आप चित्र के माध्यम से देख ही सकते हैं कि 2 और 3 के लिए कोई नहीं है, 2 और 3 के लिए कोई नहीं है। देखो अगर किसी इंसान को, देखो ये कहते हैं जब हम जीतते हैं ना अपने समाज में, जब हम जीतते हैं इज्जत बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है, ठीक है, पूरी जिंदगी लग जाती है इज्जत कमाने में, और उसको गंवाने के लिए 1 सेकंड ही काफ़ी है। यदि आपसे ज़िंदगी में कोई गलत काम हो गया, यदि आपसे ज़िंदगी में कोई गलत काम हो गया तो पूरी ज़िंदगी आपने जो इज्जत कमाई है वो जीरो हो जाएगी, वो गलत काम उसके ऊपर बैठ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं कि यदि आपने किसी को ठीक दिखाना है, अच्छा दिखाना है, पॉजिटिव दिखाना है, तो वो हर एक पॉइंट पर पॉजिटिव होना चाहिए, और यदि किसी को गलत ठहराना है तो आप उसकी बस एक कमी छांट लीजिए और उसी
के बेस पर आप उसको गलत ठहरा सकते हैं। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? समझ पा रहे हैं? किसी को गलत ठहराने के लिए एक गलती ही काफी है, वो गलती ढूंढ लीजिए। अब यहां हम क्या करने वाले हैं, यही करने वाले हैं कि हर एक वैल्यू के लिए तो नहीं बताएंगे, एक वैल्यू देख लेते हैं जहां पर ये कंडीशन को सेटिस्फाई ना करे। तो हमने देखा भाई 2 और 3 वाले केस में नहीं कर रहा, 2 और 3 वाले केस में नहीं कर रहा, तो यहां पर वही काम करेंगे कि 2 बिलोंग्स टू n, कौन से वाले n से भाई? कोडोमेन से, कोडोमेन से 2 जो है n से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। 2 बिलोंग्स टू n फॉर विच, जिसके लिए देर इज नो x बिलोंग्स टू n, कौन सा? डोमेन वाला। देर इज नो x बिलोंग्स टू n, हैंस फंक्शन इज नॉट ऑन टू, तो फंक्शन जो है भाई ऑन टू नहीं होगा। बस इतनी सी बात है, ठीक है। आपने बस वो पॉइंट देखना है कहां गड़बड़ हो रही है। अगर हर वैल्यू के लिए आ रहा है तो ठीक है, तो y यूज कर लेंगे, y तो जनरल है, ठीक है। चलिए, क्लियर हो गया होगा। सेकंड पार्ट पर चलिए भाई, सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है? अब की बार जो फंक्शन है मेरा वो है z टू z, और फंक्शन सेम ही चल रहा है, फंक्शन जो है वही सेम ही चल रहा है, ठीक है। f(x = x²। तो देखिए अब की बात है, जो मैंने पिछले में बताया था, z टू z ले लिया, यानी कि इंटीजर्स ले लिया। इंटीजर लेगा हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमें तो पता है इंटीजर क्या होते हैं। -∞ से लेकर +∞ तक वैल्यूज आएंगी, डेसिमल वैल्यूज काउंट नहीं करनी, कंप्लीट नंबर्स काउंट करेंगे, ठीक है। इंटीजर्स, इंटीजर का सेट पता होगा आपको, -∞ से लेकर -3, -2, -1, फिर 0 भी आएगा इसमें, हाँ 0 भी आएगा, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी, इस तरीके से जाएगा भाई। यहाँ पर भी सेम होगा, -∞, -3, -2 अप टू 0, फिर 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी, इस तरीके से चलेगा, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? अभी तो एक सेट बनाया बस, अब इसका फंक्शन बनाते हैं भाई। चलो रिश्ते कराते हैं इनके, ठीक है ना, रिश्ते कराते हैं इनके। चलो भाई एक बात बताओ, -1 का जो स्क्वायर है वो कितना आएगा? -1 का जो स्क्वायर है वो कितना आएगा? 1 आएगा। -1 का यदि हम स्क्वायर करें तो वो 1 आएगा भाई। तो 1 कहाँ है जी? ये रहा जी 1। और 1 का यदि स्क्वायर करें तो कितना आएगा? वो भी 1 ही आएगा, है भाई। ये क्या हो गया? ये तो दोनों का दिल एक ही जगह पे आ गया है, दोनों का दिल एक जगह पे आ गया भाई। यहां फंक्शन होगा, यहां तो मार काट होगी, ठीक है ना भाई। दोनों एक से तो शादी नहीं कर सकते ना, तो यहां तो गड़बड़ हो गई। और अगर गड़बड़ हो गई तो फंक्शन कैसा? 1, 1 नहीं रहा। ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं मैनी वन, ठीक है। तो यहां पर फंक्शन तो होगा नहीं, ठीक है, यानी कि लड़ाई होगी, और लड़ाई होगी तो 1, 1 तो रहा नहीं, ये बराबर हिसाब किताब नहीं हो। देखो रिश्ता तो हो गया दोनों का, रिश्ता तो दोनों का हो गया, लेकिन आगे तो गड़बड़ होगी जाके, ठीक है ना। तो 1, 1 नहीं रहा, तो 1, 1 नहीं है, तो आपने अब क्या करना है? यही वैल्यू उठानी है, -1 और 1। जो गलत दिखाना होता है वो किसी पॉइंट पर, तो -1 और 1 उठाएंगे, कहां रखेंगे भाई? x1 x2 की जगह रख देंगे कि लेट -1 और 1 बिलोंग्स टू n है, हमें पता है भाई है, ठीक है। तो f ऑफ -1 निकालेंगे, f ऑफ -1 निकालेंगे, f ऑफ 1 निकालेंगे, चेक करेंगे क्या आएगा। चलिए देखते हैं। f ऑफ -1 और f ऑफ 1 कितना हो जाएगा? स्क्वायर करना भाई, -1 का स्क्वायर 1 और इसका स्क्वायर भी 1,
तो 1 इज इक्वल टू 1 आ गया, बट -1 इज नॉट इक्वल टू 1। लेकिन आना तो ये चाहिए था ना, -1 1 के इक्वल आना चाहिए था, तब 1 1 होता, वो तो नहीं आया। नहीं आया तो फंक्शन भाई इज नॉट ऑन टू, सॉरी नॉट 1 1, फंक्शन 1 1 नहीं रहा। समझ रहे हैं इस चीज को? ये बात समझ आ रही है? ये फंक्शन 1 1 नहीं रहा। अब ऑन टू पर आ जाओ। ऑन टू के लिए भी आप इजीली देख पा रहे होंगे भाई, सेम वही पिछले वाले प्रोसीजर ले लीजिए कि अगर मैं 2 का स्क्वायर करूंगा तो डायरेक्ट वैल्यू कहाँ जाएगी, 4 पे जाएगी। डायरेक्ट वैल्यू कहाँ जाएगी, 4 पर जाएगी। तो 2 और 3 के लिए कोई नहीं आ रहा, 2 और 3 के लिए कोई एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो वही काम यहाँ करेंगे, सेम चलेगा इसमें। 2 बिलोंग्स टू एन कोडोमेन फॉर विच देयर इज नो x बिलोंग्स टू एन, हैंस f इज नॉट ऑन टू। सेम प्रोसीजर, ठीक है? क्लियर है? नेक्स्ट देखिए थर्ड पार्ट। फंक्शन सेम है वही इसमें भी, बस अब की बार क्या है, डोमेन और कोडोमेन बदल दिए गए हैं। R टू R बात हो रही है अब की बार, R टू R ले लेते हैं, हमें क्या दिक्कत है, R टू R ले लेते हैं। चलिए हाँ जी, जब R टू R बात होगी, R टू R का मतलब क्या हुआ भाई, इन सेट्स को और बड़ा कर दिया गया, यानी कि डेसिमल वैल्यूज भी काउंट कर ली गई, डेसिमल वैल्यूज भी काउंट कर ली गई। कर लो, हमें क्या दिक्कत है। जब इंटीजर में ही नहीं हुआ, जब इंटीजर में ही नहीं हुआ तो रियल नंबर में क्या होगा? हाँ भाई, रियल नंबर में क्या होगा भाई, ये जो सेट है ये एज इट इज तो आएगा ही आएगा रियल नंबर में, इंटीजर्स तो आएंगे ही आएंगे रियल नंबर में, एक्स्ट्रा पॉइंट्स आएंगे। जब हमारा इन्हीं से काम नहीं हो रहा तो फालतू आगे क्या कर लेंगे, ठीक है? सेम काम कर देना है जी थर्ड पार्ट के लिए भी, इसमें बिल्कुल एज इट इज, ठीक है? हो जाएगा, बिल्कुल एज इट इज करना है आपने, क्योंकि ये नंबर रियल नंबर में भी तो आएंगे, ठीक है? चलिए फोर्थ पार्ट पर देखिए भाई। फंक्शन बदल गया आपकी बात, n टू n रहेगा, लेकिन फंक्शन क्या बन गया, x का क्यूब। फंक्शन क्या बन गया, x का क्यूब। फंक्शन क्या बन गया, x का क्यूब। बस थोड़ा सा चेंज कर देंगे इसको और काम हो जाएगा। देखिए नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर, ठीक है? अब वैल्यूज 1 से शुरू हो जाएंगी भाई, 1 2 3 4 5 अप टू जाएंगे। यहाँ भी ऐसा ही होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे चलती जाएंगे नेचुरल नंबर, ठीक है? अब x के अंदर यानी कि यहाँ से अगर कोई वैल्यू ली जाए उसका क्यूब करें तो 1 का क्यूब कितना होगा भाई, इसका रिलेशन किससे बनेगा, 1 के साथ, 1 की मैपिंग 1 के साथ, ठीक है जी? 2 की मैपिंग, 2 की मैपिंग किसके साथ लेंगे, 4 है नहीं, क्यूब करना है भाई क्यूब, तो 2 की कहाँ जाएगी, 8 के साथ, क्यूब करना ना आपकी बार क्यूब। चलिए उसके बाद 3 के लिए कहाँ जाएंगे हम, 27 पर, यहाँ पर 27 आएगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो? इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से आप जो भी वैल्यू लेंगे उसका क्यूब तो हो ही सकता है। हाँ भाई, x के अंदर से आप कोई भी वैल्यू यदि लेंगे उसका क्यूब तो हम निकाल ही सकते हैं ना, और वो एक नेचुरल नंबर आएगा, ठीक है? तो हमारा जो ये फंक्शन होगा 1 1 होगा या नहीं होगा, हर वैल्यू के लिए देखिए आप, हर वैल्यू के लिए वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, तो ये फंक्शन हमारा 1 1 होगा। ऑन टू के लिए आइए फटाफट, ऑन टू के लिए देखिए ये क्या इनके लिए कोई प्रीमेज है x के अंदर, क्या इनके लिए इसमें कोई प्रीमेज है, नहीं है, और नहीं है तो ऑन टू नहीं होगा। समझ रहे हैं, इजी है, समझ आ रहा है? चलिए देखिए पुट कीजिए, इसमें तरीका वही है भाई, सेम प्रोसीजर से क्वेश्चन होगा, सेम प्रोसीजर से। क्या करना है, यहाँ पर 2 नंबर लेंगे हम, x1 x2 बिलोंग्स टू x1 x2, हाँ भाई सेम आएगा।
एक मिनट भाई, एक मिनट, अभी कर देते हैं, कंफ्यूज ना हो, जल्दबाजी ना करो, अभी कर देते हैं, एक मिनट। देखिए x1 x2 दो पॉइंट लिए हमने, बिलोंग्स टू n, n से लिए भाई, n से, हाँ n से लिए, इस तरीके से लिए कि सच दैट f ऑफ x1 बराबर होगा f ऑफ x2 के लिए। यदि f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 है तो क्या हो जाएगा, x क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये 1 के लिए 2 के लिए, x1 का क्यूब इज इक्वल टू होगा x2 के क्यूब के। क्लियर? क्यूब वाले केस में ऐसी कोई प्लस माइनस की समस्या नहीं होती है, आपको पता होगा, वो केवल इवन पावर्स जो होती है ना वही समस्या आती है प्लस माइनस वाली। ठीक है जी। क्यूब में तो क्या होगा, आप यदि क्यूब यानी कि ऑड पावर्स यदि हैं तो पॉजिटिव नंबर था तो आंसर पॉजिटिव ही मिलेगा, पॉजिटिव नंबर था तो आंसर पॉजिटिव ही मिलेगा, और नेगेटिव अगर नंबर था तो आंसर नेगेटिव ही मिलेगा। तो ऑड वाले केसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना भाई इसमें। तो x1 क्यूब इक्वल्स टू यदि x2 का क्यूब है तो इसका मतलब हुआ x1 बराबर x2 होगा, ऑटोमेटिक होगा। ठीक है, और यदि x1 बराबर x2 आ गया इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया, 1 1। यहां से भी समझा दिया है, ये रफ काम है भाई, इसको फेयर उसमें पेपर में मत कर देना एज इट इज, फेयर में नहीं करना, ये फेयर में आपने ये करना है, या आप रफ में करके चेक कर सकते हैं कि 1 1 होगा या नहीं होगा। ठीक है, ऑन टू के लिए आ जाइए, ऑन टू के लिए, अब ऑन टू के लिए फिर वही बात करनी है भाई, 2 उठा लिया मैंने यहां से, 2 बिलोंग्स टू n है जी, कोडोमेन से n है, फॉर विच देयर इज नो x बिलोंग्स टू n। भाई इसके लिए क्या इसमें कोई एग्जिस्ट कर रहा है क्या, इस 2 के लिए भाई इसका यदि मैं क्यूब रूट, ये तो क्या है, ये तो क्यूब है ना, ये वैल्यू तो क्यूब होने के बाद आई है, तो इसका क्यूब रूट होना चाहिए वहां, क्या ये है यहां पर, नहीं है, नेचुरल नंबर में ये आएगा ही नहीं ये तो एक ही रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो f इज नॉट ऑन टू, ये ऑन टू नहीं होगा। चलिए भाई फटाफट एक बार लास्ट पार्ट और देख लेते हैं इसका और खत्म करते हैं इसको। लास्ट पार्ट में भाई z यानी कि नेगेटिव नंबर्स भी आ गए, यानी कि इंटीजर्स आ गए। ठीक है, और जब इंटीजर्स आ जाएंगे तो नेगेटिव नंबर्स और काउंट होंगे बस, और क्या होगा, कुछ खास थोड़ी, नेगेटिव नंबर्स और लग जाएंगे इस पे, यानी कि -1 -2 -3 अप टू माइनस इन्फिनिटी तक। सेम यहां पर, और कौन ऐड हो जाएगा इसमें, -1 -2 -3 अप टू माइनस इन्फिनिटी, ये नंबर और ऐड हो जाएंगे, Z to Z बात हो जाएगी। 1 1 था भाई, ये तो इसको चेक करना पड़ेगा, 1 1 था तो चेक करना पड़ेगा। ऑन टू के लिए कुछ नहीं करना, ऑन टू नहीं था ना, नेचुरल नंबर वाले केस में ऑन टू नहीं था ना, तो इंटीजर होने से कोई फर्क नहीं पड़ना भाई, जो पॉइंट्स उसमें पहले थे, जो कमियां उसमें पहले थी, वे कमियां तो अब भी हैं। ठीक है, वे कमियां तो अब भी रहेंगी, तो कमियां तो उसमें हैं ही, कमी बतानी हमें, तो कमी यदि हम यहां से निकाल चुके हैं तो इसको दोबारा सोल्व नहीं करना, ये ऑन टू नहीं होगा। इसके लिए चेक कर लेते हैं, ये पहले ठीक ठाक था, अब इंटीजर बन गया, अब ये देखना है इंटीजर बनने से इसमें कमियां आई हैं या नहीं आई हैं। ठीक है, देखिए हाँ जी, -1 का यदि क्यूब करेंगे, -1 का यदि क्यूब करेंगे तो आंसर कितना आएगा, -1 आएगा। -1 का यदि क्यूब करेंगे तो -1 आएगा जी, तो -1 इसमें है। -2 का यदि क्यूब करेंगे, -2 का यदि क्यूब करेंगे तो -8 आएगा, वो इसमें है। यदि -5 का क्यूब करेंगे तो -125 आएगा, वो इसमें है। तो यहां से हमें पता लगता है कि इंटीजर्स वाले केस में भी हमारी 1 1 वाली कंडीशन एज इट इज फॉलो हो रही है, इंटीजर बनने से कोई इफेक्ट नहीं आया। क्लियर है भाई, नेगेटिव वैल्यूज के लिए नेगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव एग्जिस्ट कर रही है, तो फंक्शन 1 1 होगा, सभी का रिश्ता होगा। ठीक है जी, तो 5th पार्ट के लिए भी आपको यही काम करना है। 2nd क्वेश्चन कंप्लीट है भाई। ठीक है, चलिए
आगे देखें, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ आर टू आर गिवन बाई एफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। इसे भाई हम ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलते हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये ब्रैकेट तो बड़े वाली ब्रैकेट है, ऐसा कुछ नहीं है। जब इस ऐसी ब्रैकेट लगाकर उसके अंदर कोई एक्स लिख दिया जाए, कोई वेरिएबल लिख दिया जाए, इसका मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर। आगे डिफाइन भी कर रखा होगा शायद, यही बता रखा है, इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ना तो 1 1 है ना ऑन टू है। ये प्रूव करना है भाई। इसका मतलब उसने हमें बता दिया कि ना तो ये 1 1 है ना ऑन टू है। अब हमें क्या करना है, हमें वो पॉइंट ढूंढना है कि कहां पर 1 1 नहीं है, कहां पर ऑन टू नहीं है, कमी छाटनी है। ठीक है, चलिए वेयर ये बता के देखो, ये डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। देखो पहले आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर बता देता हूं क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर में आपको ना ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक बात समझिए, आपने नंबर लाइन पढ़ी होगी, नंबर लाइन आप सभी ने पढ़ी होगी नंबर लाइन। इसमें देखिए यहां पर 0 होता है, 0, ये 1 2 3 4 इस तरीके से जाती है। इस साइड जब चलेंगे तो -1 -2 -3 -4। ठीक है ना, कोई डाउट इसमें? नंबर लाइन ऐसी होती है भाई। ठीक है, अब जैसे कि ये वैल्यू है 2 से 3 तक, 2 से 3 तक, तो 2 और 3 के बीच में कुछ गैप दिख रहा है आपको, ये कुछ गैप दिख रहा है आपको, दिख रहा है। ये जो गैप है, ये जो गैप है, इसमें कोई और नंबर्स भी आएंगे, डेसिमल वैल्यूज आएंगे इसके अंदर। भाई यहां पर मान लिया मैं बोल दूं कि 2.2 है, हो नहीं सकता। यहां मैं बोल दूं 2.4 है, हो नहीं सकता। यहां मैं बोल दूं 2.6 है, हो नहीं सकता। क्या 2 और 3 के बीच में ही तो आएगा, समझ रहे हो? इनके बीच में डेसिमल वैल्यूज आएंगी। ठीक है, ऐसे ही नेगेटिव वाले केस में भी होता है। मान लिया मैं यहां कोई भी पॉइंट बोल दूं, कितना पॉइंट आएगा यहां पर, ये बताइए कितना पॉइंट आ सकता है यहां, बताओ। यहां वैल्यू आएगी -3.2 या 3.5 या -3.3, ऐसी कुछ वैल्यू आएगी, यानी कि -3 और -4 के बीच की वैल्यू। -3 और -4 के बीच की वैल्यू, सॉरी -4 और -3 के बीच की वैल्यू। ठीक है, ऐसे काउंट करते हैं, ऐसे छोटी वैल्यू से बड़ी तक। इसको कैसे बोलेंगे, -4 से लेकर -3 तक के बीच की वैल्यू ओपन इंटरवल में आएंगी। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपने, देखिए मान लिया ये वैल्यू में, जैसे कि ये वैल्यू -3.2 है, -3.2 है। ठीक है, -3.2 है। यदि मैं आप इसको एक मिनट इसको छोड़ो, पहले इस पे आ जाओ, पॉजिटिव वाले केस पे। यदि 2.2 है, 2.2 का मतलब क्या हुआ, 2 तो कंप्लीट है। 2.2 का मतलब क्या हुआ, 2 तो कंप्लीट है और 0.2 एक्स्ट्रा है। 2 तो कंप्लीट है, 0.2 एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो जो पूरा का पूरा इंटीजर आपको देखने को मिल रहा है, नहीं तो छोड़ो, कंफ्यूज होना ही नहीं है। आपने क्या करना है, जो पॉइंट आपने देख लिया ना, जो आप चेक कर रहे हो, जैसे 2.2 चेक कर रहे हो, जैसे आप 2.2 चेक कर रहे हो, इससे इस पर खड़े होकर और लेफ्ट में चलना शुरू कर दो, लेफ्ट में चलना शुरू कर दो। लेफ्ट में चलते चलते जो इंटीजर सबसे पहले आएगा वो ग्रेटेस्ट इंटीजर कहलाएगा। समझ गए? 2.2 यदि है, 2.2 से जब आप इस साइड चलेंगे तो सबसे पहले कौन सा इंटीजर आएगा, 2 आएगा। तो 2.2 के लिए जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो कितना होगा, 2 होगा। आई बात समझ में? क्लियर है? ऐसे ही यदि मैं बोलूं कि भाई यहां पर कोई पॉइंट है 3.7, तो जब यहां से आप लेफ्ट में चलेंगे तो पहले इंटीजर कौन सा आएगा, 3 आएगा, उससे बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। यानी कि बड़े से बड़ा कितना हो सकता है। अब 3.7 किस किस के बीच में आ रहा है, 3 और 4 के। किस किस के बीच में आ रहा है, 3 और 4 के। तो इनमें से 3 ही तो कंप्लीट हुआ है, 4 पर तो वो अभी पहुंचा ही नहीं है।
तो बड़े से बड़ा इंटीजर क्या हो सकता है? 3। क्लियर है? सिर्फ इस बात का ध्यान रखें, जिस पॉइंट पर आप चेक कर रहे हैं उससे लेफ्ट में चलना है, और लेफ्ट में चलते ही जो सबसे पहले आपको इंटीजर दिखेगा वो उसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर का काम करेगा। ठीक है? यहां इतनी कंफ्यूजन भी नहीं होती, कंफ्यूजन होती है यहां। या तो आप ये भी कर सकते हैं कि पीछे वाली पॉइंट वाली वैल्यू हटा दो, बन गया ग्रेटेस्ट इंटीजर। पीछे की पॉइंट की वैल्यू हटा दो, बन गया ग्रेटेस्ट इंटीजर। यहां आती है समस्या, क्योंकि यहां उल्टा केस चलता है। कैसे? अब माइनस का 3.2 है भाई, कहां? यहां आएगा। यहां से कहां चलना है? लेफ्ट में ही चलना है, लेफ्ट में ही चलना है जो आपको बताया। तो यदि मैं यहां से लेफ्ट में चलूंगा तो पहले इंटीजर कौन आएगा जी? -4 आएगा। तो इसके लिए जो इंटीजर होगा वो कौन होगा? -4। आ रही है बात समझ में? -3.2 के लिए जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो कितना होगा? -4। ध्यान रखना भाई, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपने। ठीक है? लेफ्ट में चलना है। देखो मैंने यहां भी समझाया, पहले छोटी वैल्यू लिखते हैं, तो कंप्लीट तो यही हुई ना, ये तो अभी हुई ही नहीं है, यहां तक तो पहुंचा ही नहीं है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर। क्लियर? अब क्वेश्चन पर आते हैं फटाफट। चलिए बस क्वेश्चन हो गया भाई, यही समझाना था आपको कि ग्रेटेस्ट इंटीजर चीज क्या है। यदि समझ नहीं आई है तो एक बार वीडियो को पीछे कर आप दोबारा देख लीजिए, जरूर क्लियर होगा। तो 1-1 के लिए क्या करना भाई? 1-1 के लिए अब हमें पता है कि नहीं है, हमें पता है कि नहीं है, तो ऐसे पॉइंट उठाओ जहां पर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई ना हो, जहां पर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई ना हो। अच्छा जी, फंक्शन कहां से कहां है? R to R है, यानी कि हम डेसिमल वैल्यूज भी ले सकते हैं। ठीक है ना? तो चलिए 2 वैल्यू लेते हैं भाई। लेट 1.3 एंड 1.4 बिलोंग्स टू R। कौन से वाला R? डोमेन वाला R। ठीक है? यहां से हमने 2 वैल्यू उठाई, किस तरीके से? सच दैट इस तरीके से कि f ऑफ 1.3 इक्वल हो जाए f ऑफ 1.4 के। f ऑफ 1.3 इक्वल हो जाए f ऑफ 1.4 के भाई। ठीक है? तो f ऑफ 1.3 कितना हो जाएगा भाई? इसके लिए अब ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाना है आपने। 1.3 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 1 होगा, और 1.4 के लिए भी 1 ही होगा। ये तो 1 = 1 दे दिया, लेकिन हमें चाहिए क्या था? हमें चाहिए था 1.3 = 1.4, जो कि नहीं आया। इसका मतलब फंक्शन 1-1 नहीं है, इक्वल नहीं आया ना, तो फंक्शन इज नॉट 1-1, f इज नॉट 1-1। ऐसे ही on2 के लिए आ जाओ, on2 के लिए भी कोई वैल्यू उठा लो, ठीक है? on2 के लिए चेक करते हैं भाई, on2 के लिए क्या होगा? on2 के लिए क्या होगा? देखो कहां तक जा रहा है? R तक जा रहा है, R तक जा रहा है। और on2 में क्या कोडोमेन होगा? उसमें कहते हैं हम कि कोडोमेन जो है रेंज के बराबर होनी चाहिए। on2 का मतलब यही तो है कि उसके अंदर जितनी भी वैल्यू आ रही है सबके लिए कोई ना कोई एक्स एग्जिस्ट करे। इसका मतलब हर वैल्यू का रिश्ता हो गया है, हर वैल्यू जो है रेंज में आ चुकी है, इनके रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। अब ऐसी वैल्यू निकाल दो जिसके लिए एक्स में कोई एग्जिस्ट ना करता हो। देखिए कैसे, ऐसी वैल्यू ढूंढिए जिसके लिए एक्स में कोई एग्जिस्ट ना करता हो। बहुत है भाई, बहुत है। देखो R से वैल्यू उठाओ, ये उठा ली, मान लिया 1.3 बिलोंग्स टू R। कौन से वाला R भाई? कोडोमेन वाला। इस कोडोमेन से 1.3 बिलोंग कर रहा है। ठीक है? 1.3 बिलोंग्स टू R फॉर विच, जिसके लिए देयर इज नो एक्स बिलोंग्स टू R
कौन से वाला, डोमेन वाला, कि डोमेन के आर से कोई भी एक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा कोई भी एक्स नहीं है इस 1.3 के लिए, हैंस एफ इज नॉट ऑन टू, तो फंक्शन जो है ऑन टू नहीं होगा। क्लियर हो गया भाई? ये देखो, ये देखिए, मान लिया मेरे पास दो ये हैं R2R हैं, इसमें -∞ तक की वैल्यूज है भाई, -∞ तक आ गया तो माइनस को भी छोड़ो, -∞ से लेकर मैंने इसमें डाल दिया 1, 1.2, 1.3, 1.4, ये सारी वैल्यूज में आएंगी या नहीं आएंगी? पहले आप ये बताइए, वैल्यूज में आएंगी या नहीं आएंगी? फिर रियल नंबर है, हर वैल्यू आएगी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर -∞ से लेकर वैल्यूज हैं। अब यहाँ से मैं जब भी वैल्यू डाल रहा था, मान लिया मैंने 2.3 डाला, तो 2.3 के लिए क्या आंसर आएगा? यहाँ पर 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 2 होगा। 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 2 होगा। 5.7 का क्या होगा? 5 होगा। यानी कि इसके अंदर इमेज कौन कौन बन रही है? इमेज कौन बनेगी? इमेज वो बनेगी जो इंटीजर होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर वही तो बनेगा जो इंटीजर होगा। बात समझ में? तो यहां पर जो इंटीजर्स हैं वही रेंज में जाएंगे। इसका मतलब कोडोमेन में और एलिमेंट सभी बचे हुए, ये वाले पॉइंटों वाले, इनके लिए तो कोई एक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, यही बताया गया। ठीक है, ठीक है बच्चों, दोस्तों, भाइयों, क्लियर है? पढ़ने पर ध्यान रखो। ठीक है, रिश्ता तो बाद में बना लेंगे, जो भी आपने कहना है आप कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, रिजल्ट लेके आओ बेस्ट, उससे बनेगा रिश्ता। ठीक है, वो मायने रखता है। क्लियर है यहां तक भाई? चलिए आगे देखिए।